चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान आज भारत को जमीन से नहीं समुद्र से घेर रहे हैं। ये एक नया वॉरफेयर है। भारत का पास जहाज नहीं है, भारत का पास पॉलिसी नहीं है, भारत का पास प्रोग्राम नहीं है, तो भारत कैसे उजागर होगा? 1947 से अगर हमने अभी तक ध्यान दिया होता तो इंडिया 10 ट्रिलियन तक हम पहुंच चुके होते थे आपके हिसाब से? सेक्टर में बचे हुए शक्ति को हमने कभी देखा ही नहीं। आइस ब्रेकिंग शिप भी निर्माण करने के लिए भारत ने तय कर लिया है। सर, अभी 1 महीने पहले मैं एक आइस ब्रेकर पे जाके आया था, नॉर्थ पोल, रशियन आइस ब्रेकर। मैं नॉर्थ पोल के एकदम टिप पे खड़ा हूं और यहां तक मैं पहुंच पाया हूं इस मैसिव आइस ब्रेकर, न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर में। आपको मालूम है एक जहाज कितना सामान ले जा सकते हैं? आपने बोला है 100 ट्रक्स जितना। 100 ट्रक्स का नहीं, 26,000 ट्रक का क्या सामान एक ही जहाज में जा सकते। वाओ। आज का पॉडकास्ट नहीं, जनता की तरफ से सीधे सरकार को सवाल होगा। लोकसभा एमपी और मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जी, जो आसाम के सीएम भी रह चुके हैं। सवाल कि क्यों भारत किसी दौर में सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी इंडिया के समुद्री व्यापार की वजह से, मगर आज हम मैरीटाइम ट्रेड में 18th रैंक पर आते हैं। हम विकसित भारत के सपने तो देखते हैं, मगर क्या वाकई में एक्शंस भी लिया जा रहा है? सिंगापुर जैसा छोटा देश इंडियन पोर्ट से डबल गुड्स कंटेनर्स हैंडल करता है। चाइना के सिर्फ अकेले यांगत्से रिवर में इनलैंड वाटर ट्रेड पूरे इंडिया के इनलैंड वाटर ट्रेड से 25 गुना ज्यादा है, जबकि हम एक हिमालयन देश है और हमारे पास गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसे जायंट रिवर्स है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री सर्बानंद सोनोवाल जी कुछ बोल्ड कदम जरूर उठाए जो कईयों को कंट्रोवर्शियल लग रहे हैं, जैसे इंडियन पोर्ट्स को प्राइवेट प्लेयर्स जैसे अडानी को ऑपरेट करने देना ताकि फटाफट स्केल किया जा सके, फॉरेन कंपनीज को इनका एक्सेस देना जो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, और इनलैंड वाटर को ट्रेड फ्रेंडली बनाना। सरकार ने अब तक इन चीजों का क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है और इसीलिए आज हम एग्जैक्टली वही उनसे पूछेंगे। जय हिंद बोलकर स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट से। इंडिया एक समय में गोल्डन बर्ड कहलाई जाती थी, सोने की चिड़िया, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इंडिया के जो वाटरवेज थे वो एक्सट्रीमली ज़्यादा वेल डेवलप्ड थे। हम जो ट्रेड करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा हम घर पे लाते थे, बहुत ज़्यादा सोना, हीरे जवाहरात हम लाते थे, जिसकी वजह से इंडिया सोने की चिड़िया बनी। लेकिन आज एक ऐसा माइंडसेट हो चुका है स्पेशली इंडियन यूथ में कि वाटरवेज का मतलब बोट, और बोट का मतलब स्लो, बहुत धीरे धीरे चलने वाली चीज़, एक हमें से एक बैकवर्ड काइंड ऑफ थिंकिंग की तरह देखते हैं। बट जैसे मैं जब रिसर्च कर रहा था तो एक कार्गो शिप 100+ ट्रक्स के जितना गुड्स कैरी करती है, तो ये गैप आखिर कैसे क्रिएट हुआ? सबसे पहले तो मैं कहूं कि जल ही जीवन है। हमारी तरफ से विशेष रूप से जो ध्यान देना जरूरी था और नहीं दे पाए। बाकी जिन देशों के बारे में आप उल्लेख करेंगे विकसित इस सिलसिले में, उन लोगों ने पहले ही ध्यान दिए है। आपको मालूम है कि हमारे हजारों साल पहले जो समुद्रिक जो विरासत है, विरासत हमें बताते हैं, उसी कालखंड में भारत इस क्षेत्र में नेतृत्व दे रहे थे। चाहे शिप बिल्डिंग हो या ग्लोबल ट्रेडिंग हो और व्यापार हो, सांस्कृतिक यात्रा हो, हर क्षेत्र में भारत ने अपना शक्ति दिखाने का काम किया था। लेकिन बीच में कई शताब्दी में इस विषय को उसी हिसाब से ध्यान में नहीं ले गई। लेकिन पिछले 11 साल में जो प्रगति हुई है इस सेक्टर में, ये जो आंकड़ा आपको दिखाई देगा, इस आंकड़ा से आप सहमत होंगे कि क्या रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन लाई गई है। चाहे इनलैंड वाटरवेज में हो, चाहे कोस्टल शिपिंग में हो, चाहे ओशन क्रूज में हो, चाहे एक्जिम ट्रेड में हो, चाहे आपको पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में हो, मैकेनाइजेशन में हो, डिजिटाइजेशन में हो, पोर्ट लेड कनेक्टिविटी एनहांसमेंट हो, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, तो हर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए जो मजबूत कदम उठाई गई है, बजटरी सपोर्ट दी गई है और दिशा और मार्गदर्शन दी गई है, इसके वजह से आज इस सेक्टर जाग उठा है और हमने मन बनाया है। अभी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 विजन हमें दी है। विजन को एक्शन में हमें बदलना होगा, जमीनी हकीकत से जोड़ना होगा।
vision will have to be articulated into action, field of action. ताकि 2030 Maritime India Vision 2030 शिप बिल्डिंग में दुनिया की टॉप 10 में एक भारत होंगे, और 2047 अमृतकाल विजन 2047 इंडिया विल बी one of the top 5 shipbuilding nation in the world. Ultimately, that powerhouse in the maritime sector we are going to create. That is the reality of happening in the country. It is not that I am one of member in the Council of Ministers. That's why I am saying all this thing. No. आंकड़े देखेंगे तो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली नंबर्स आर कैचिंग अप, हम कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना 47% ट्रेड को अपने वाटर नेटवर्क से निकाल रहा है. 47%, लाइक ये इंडिया की हालत हुई करती थी पहले, और इंडिया अभी तक सिर्फ 6% के आसपास कर रहा है. तो अभी भी हेवीली हम डिपेंडेंट है रोड्स पर, और चाइना को एक ग्लोबल ट्रेड मॉन्स्टर कह सकते हैं, मानते हैं राइट, कि ह्यूज अमाउंट्स में वो ट्रेड करता है. सो ये कहाँ पे लाइक हम रुक रहे हैं? अभी विजन तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं जिसके वजह से ये आंकड़ा इतना कम हो चुका है? देखिए, एक बात है, मैं एक सिंपल लाइन में बताऊं, पानी में पैसा है. इतना दिन तक तो जो व्यक्ति का पास शक्ति है, जो निवेश कर सकता है, इस सेक्टर में वो लोगों ने इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था. रूसी नहीं था, और वो मानना था कि उनको लगता था कि इसमें हम कैसे इन्वेस्ट करिए, हाँ तो कोई रिटर्न, बेटर रिटर्न नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है. अब जब गंगा में 60 नंबर्स ऑफ जेटी बनने लगा, मल्टी मॉडल टर्मिनल बनने लगे, और ड्रेजिंग वहां निरंतर होने लगे, उसी हिसाब से ब्रह्मपुत्र में भी कैसे, ब्रिटिश के ज़माने में मुझे किसी ने बताया कि उसी कालखंड में रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क तो थे नहीं, तो हाँ, असम में उत्पादित जो भी साय हो, पेट्रोलियम हो, कोयला हो या टिम्बर हो, इन चीज़ों को कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, डिब्रूगढ़ से बाय वाटरवेज यात्रा उन्होंने शुरू किया था, और कलकत्ता पोर्ट में उसको अनलूट किया था, मर्डर वेसल में लूट करके ग्लोबल डेस्टिनेशन तक ले गए थे. तो उसी कालखंड में उसी हिसाब से वाटरवेज को सही इस्तेमाल की गई थी, सही उपयोग की गई थी, और इकोनॉमी उसी हिसाब से चलता था. लेकिन बाद में जब इन विषय पर पूर्वी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो लोगों का इंटरेस्ट भी यहां से उतर गया. सब कोई रोडवेज में इन्वेस्ट करने लग गए, रेलवेज में इन्वेस्ट करने लग गए. तो उनको मानना था कि यहां कोई भविष्य नहीं है. लेकिन अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनी, जब आपने सुने होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यूरोप में ही हमेशा रिवर क्रूज क्यों, हिंदुस्तान में भी इतना नदी है, यहां भी रिवर क्रूज हो सकता है. तो लोगों ने पहले ऐसा, लोगों का मन में मानना था कि नहीं, हमारा गंगा में तो गहराई नहीं है, ब्रह्मपुत्र में भी गहराई नहीं है, कहीं जहाज फंस जाएगा, यहां रिवर क्रूज हो नहीं सकता. लेकिन ये गलत है. एमवी गंगा विलास बनारस से शुरू हुई और डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज इन द वर्ल्ड. अब देखिए, 3 क्रूज से अब 25 क्रूज हो गया. जस्ट सी द ग्रोथ. इन्वेस्टर आ गए निवेश करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर रिवर सेक्टर को उन्होंने सही इस्तेमाल की है तो उसमें उसका बेटर रिटर्न होगा. तो मुझे लगता है कि लोगों का रुचि बढ़ाने के लिए आपको कहीं ना कहीं उदाहरण खड़ा करना होगा, सफलता की उदाहरण, सक्सेस स्टोरी यू विल हैव टू क्रिएट, so that you could convince the people, yes, you can come forward and invest here. And whatever facilities required, supposing अगर आपने जहाज शुरू की, तो जो कठिनाई आपका है, आप तो बोलते जाएंगे, ये व्यवस्था हमको सही है, ये व्यवस्था सही है. This is how the ecosystem grows up. So this is how
इनलैंड वाटरवेज में भी ऐसा बन रहा है। कांग्रेस का कार्यकाल में सिर्फ 3 थे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने that was operational. Altogether during their time only 5 नेशनल वाटरवेज थे। अब 5 से लेकर 111 तक वृद्धि हुई। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमने इस सेक्टर को कितना नेग्लेक्ट किया पिछले दिनों में। सेक्टर में बचे हुए शक्ति को हमने कभी देखा ही नहीं। 1947 से अगर हमने इस पे ध्यान दिया होता था, क्योंकि मैंने एक रिसर्च पढ़ा था, वो टाइम पे हमारे पास 2500-3000 शिप्स थे खुद के। फिर जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए तभी हमारे पास कुछ 200-250 बचे जो रजिस्टर्ड वेसल्स थे। तो 1947 से अगर हमने अभी तक ध्यान दिया होता था तो इंडिया अभी जितने भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, क्या 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन तक हम पहुंच चुके होते थे आपके हिसाब से? निश्चित रूप से अगर हमने ध्यान दिया होता तो हम बहुत आगे चले जाते। राइट, बिकॉज ये जो आंकड़ा है ना कि 6% का जो आंकड़ा है, 6-7%, इसको आई थिंक कि इंडिया को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। देखिए, अभी आपका पास जहाज नहीं है। आप जहाज ना होने की वजह से यू आर टू चार्टर द फॉरेन शिप टू ड्राइव दिस एक्जिम कार्गो। ठीक है, 95% एक्जिम कार्गो इज हैंडल्ड बाय द फॉरेन शिप्स। तो फॉरेन शिप होने के वजह से हर साल हमें $70 to $80 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज आउटगो होती है। अच्छा, आपके बटुआ से कितना पैसा निकल जाते हैं विदेश, उसको रोकने के लिए अभी मजबूत कदम उठाए गए हैं। दैट इज वाई शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम डेवलपिंग इन द कंट्री। दैट इज वाई बजट हैज गिवन ह्यूज प्रोविजंस, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, capacity, capabilities, enhancement, all these, ecosystems are going to be developed. And now it is a very interesting, kind of chapter, how the coastal states are coming with maritime development policy. It is happening because of the Honorable Prime Minister's vision. He could able to encourage all of this state leadership, come forward, let us join hands and let us build India, one of the most powerful maritime nations in the world. Every state now responding very positively, coming forward. Now state and centers joining hand to each other, developing clusters, offering lands. That is the way tomorrow to build a ship, whatever numbers of equipments required, specialized equipment. Normally it is built abroad. We have to process from abroad. Now, India, Atmanirbharta. Atmanirbharta. इसके लिए, सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए आप देश के अंदर ही सारा चीज बनी जाएंगे। सर, आपके बातों से बेसिकली ये चीज समझ में आ रही है कि इंडिया का जो मरीन इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप हो रहा है, उसके लिए काम चालू है और उस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। लेकिन उससे पहले एक मुद्दा ना अक्सर बहुत बार उठता है, वो इंडियन पोर्ट्स को लेकर। सो बिकॉज यू आर अ मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एज वेल, तो पोर्ट के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज एंड ओपिनियंस है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो इंडिया के सोवेरेनिटी पे बात आ जाएगा, बिकॉज आजकल जैसे आपको भी पता है जियोपॉलिटिकल लेवल पर पोर्ट्स का मतलब हो गया जैसे स्ट्रेटेजिक वो कंट्रोल जोन्स हो गए दूसरे कंट्रीज में, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है देशों को। तो बिकॉज हमारे पोर्ट्स में दूसरे कंट्री जैसे दुबई का, सिंगापुर के भी पैसे लगे हुए हैं, सो और प्लस अडानी जैसे प्लेयर्स और भी है। ये कहीं ना कहीं एक टेंशन है हर एक भारतीय में कि यार इंडिया की सोवेरेनिटी पे बात तो नहीं आएगी। इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो हमें प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले चुका है। क्योंकि विदेश से कोई भी कंपनी हमारे देश में निवेश करे, हमारे देश के कानून के मुताबिक चलना होगा। यहाँ सपोजिंग पोर्ट में इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई आए तो मिनिस्ट्री डिफेंस, मिनिस्ट्री होम, मिनिस्ट्री फाइनेंस, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, सबका बिना इजाजत से वो संभव नहीं हो सकते।
इसलिए देश के सुवर्णिटी में किसी भी हालत में कोई खतरा पैदा ना हो, इस विषय को देखते हुए हम कदम रखते हैं। पीपीपी, तो पीपीपी एक मॉडल है और ये हमारे प्राइवेट प्लेयर के लिए भी मौका है। देश में अगर सही इकोसिस्टम नहीं बना तो कोई भी विदेशी कंपनी यहां निवेश नहीं करेगा। नाउ वी हैव डेवलप्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, द फैसिलिटी इन सच ए वे इन द वर्ल्ड क्लास लेवल, because of which they are thinking that, oh, it is easy doing business in India, ease of doing business in India. So that is where that environment, conducive environment we have created. We are successful. Earlier, the global companies didn't express their interest to put investment in India. आप मारुति देख लीजिए, कई साल पहले आए, देश का कोई खतरा हुई क्या? नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश हमारे लिए महान है, हमारे लिए देश सर्वश्रेष्ठ है। देश का सुरक्षा हर भारतीय का कर्तव्य बनता है। तो सर ऐसा क्यों है कि फिर जैसे यूएस हो गए, चाइना हो गए, ये लोग कभी किसी फॉरेन प्लेयर्स को अलाउ नहीं करते? दे ट्राई टू बिल्ड देयर ओन काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या रीजन होगा? लाइक हमारे अप्रोच में, उनके अप्रोच में हर देश का अपना अपना पॉलिसी होता है। अपना देश का ये पॉलिसी है पीपीपी, सबका साथ सबका विकास। सो सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के स्टेप्स एंड मेजर्स अपने नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी हालत में आघात नहीं पहुंचेगा, कोई भी कदम। क्योंकि आपने देखी है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम को कितना बड़ा रोशन किया है। अब विश्व मंच में देखिए आप, हिंदुस्तान का कितना सम्मान बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि अडानी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक मिडिल क्लास इंसान जो टैक्स पे करता है, उसका देखने का नजरिया कुछ ऐसा होता है कि अडानी अमीर हो रहे हैं और हम गरीब हो रहे हैं। तो उनको किस तरीके से इस सिचुएशन को देखना चाहिए? नहीं, सब मतलब यहां तो पीपीपी मुद में अगर जो भी शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकता है। वहां कोई बुराई नहीं है। जैसे पोर्ट ऑफ सिंगापुर इज ऑल्सो देयर, डीपी वर्ल्ड इज ऑल्सो देयर, सेम एज सीजीएम from France is there also there. There are many more global companies working here in India. Like Adani is working. Right. So सब मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं ताकि फिर कॉमन इंसान, मिडिल क्लास भी जाके शामिल हो सकते हैं। अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट, अभी डबल डिजिट से सिंगल डिजिट लाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें लक्ष्य दिए। तो इसलिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाया गया है। फ्रॉम 14 to 8 तक लाने के लिए सब लोगों ने मन बनाया है। तो इस सिलसिले में हमारे विभाग का जो दायित्व है, अगर 1 टन सामान अगर आप ट्रक में कैरी करें तो आपको 2 रुपया लगेगा, सपोजिंग। और रेलवे में जाने से आपको 1 रुपया 50 पैसा लगेगा। और हमारा यहां बिलो 1 रुपी, यानी कि 80 पैसा 70 पैसा में आ जाएगा। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वाटरवेज हमारे लिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट, सिमलेस है एंड इको फ्रेंडली है। सड़क में जो कंजेशन होता है ना, भीड़ होता है, इसकी वजह से कितना पोल्यूशन होता है। लेकिन नेट जीरो का जो लक्ष्य दी है, ग्रीन शिपिंग, ग्रीन पोर्ट का जो लक्ष्य दी है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया, सारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब हम लगे हुए हैं। क्योंकि ये जो आम जनता, आपने जैसे जो सवाल आपने की है, आम जनता के जीवन में निश्चित रूप से अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गया, उसका कीमत भी कम होगा, तो एक डेली वेज अर्नर के जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक इसका ये होगा, इम्पैक्ट होगा, है ना। वो तो बजट से चलते हैं, व्हाट एवर he or she earn within that limited budget there to run their family. अगर उसमें सस्ते में सामान मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कम हो गया, उसका मतलब है सामान का भाव भी कम हो जाएगा। भाव कम होने से उसके जीवन में एक सकारात्मक इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत बड़ी एक राहत होती है आम जनताओं के लिए। अब युवा शक्ति भी जोड़ सकते हैं। अब जो भी व्यापार में जो है, सपोजिंग ट्रेडर्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्टअप में है, हर वर्टिकल में बसे हुए
हर व्यक्ति के लिए हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज में इतना बड़ा मौका है, जैसे अभी बड़वान पोर्ट आ रहा है, बड़वान पोर्ट, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप 10 container handling port in the world, with a capacity of 23.3 million TEUs per annum. और ऑल टुगेदर बाल कार्गो को अगर जोड़े तो एक साल में एक ही पोर्ट में 300 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी उसका पास रहेगा। साथ साथ में पास में एक बड़ा पोर्ट लेट सिटी भी डेवलप होगा, सिटी, फुल फ्लेजेड सिटी। इन दैट सिटी ऑल द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी विल बी डेवलप्ड, institution, college, finance institution, this, that. यानी कि एक huge, more than 12 lakhs people are going to get job, directly and indirectly. Only one port can feed the stomach of more than 12 lakh people. Just imagine the volume. Right. Imagine the service to the nation, service to the people. So, ये जो आप जैसे मैं भी हिंटरलैंड से हूँ, असम से हूँ, मैं तो हमारे सर आपकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, बिकॉज आप आते हो एक लैंड लॉक्ड स्टेट से, तो आपके यहाँ पे जितने भी वाटरवेज है वो सब इनलाइन वाटरवेज है, राइट? तो वहां पे आपने ब्रह्मपुत्रा प्रोजेक्ट पे भी काम किया था। तो सबसे पहले तो एक मतलब आपको वाटरवेज और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको कब समझ में आया, कैसे समझ में आया, और फिर आपने जो भी आपके आइडियाज थे उसको ब्रह्मपुत्रा वाले प्रोजेक्ट में कैसे आपने एग्जीक्यूट किया अपने आसाम में जो आपका टेन्योर था वहां पर? देखिए एक बात, ये तो बात हमें मानना ही होगा कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इसकी महत्व के बारे में समझाया, ज्ञान दिया, वाटरवेज को ध्यान में लो। इस सेक्टर को अगर उजागर कर पाया तो आम जनताओं के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ा विकास का रास्ता खुलेगा। यह अनुभव जगाने का काम अगर किसने किया है, देशवासियों को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। उन्होंने कहा कि आसाम को जोड़ो, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ो सागर से, बिकॉज फ्रॉम ब्रह्मपुत्र यू कैन कनेक्ट विथ बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम गंगा यू कैन कनेक्ट विथ बे ऑफ बंगाल, एंड ऑल्सो पहाड़ के ऊपर में जो भी है, हमारे कश्मीर में भी जो अलग अलग नदी जो है, रबी अलग अलग नदी है, उसमें भी रिवर क्रूज के लिए उन्होंने कहा कदम उठाओ। तो यू नो थ्रू द वाटरवेज यू विल हैव टू गेट वेल कनेक्टेड द नेशन। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राइट। इस अनुभव को आपको जगाना होगा। पहले वहां जो भी हमारे छोटे छोटे जहाज चलते थे, मतलब वेसल चलते थे, उनको रिपेयर के लिए कलकत्ता आना पड़ता था थ्रू बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर 1600 किलोमीटर आके उसको कलकत्ता में रिपेयर करना पड़ता था। एक जहाज को 3 महीने लगता था रिपेयर करने के लिए। तो एक बिजनेसमैन के लिए वो बहुत काफी समय निकल जाता था, वो नुकसान भी होता था। तो इसलिए उनकी मनोबल में मतलब बहुत ये पड़ जाता था, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ जाता था। तो इसलिए शिप रिपेयर फैसिलिटी बन रहा है, वहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन गया है, इंटरनेशनल रिवर पोर्ट बन गया है जोगीघोपा में, कनेक्टिंग भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। सो दिस इज हाउ द एंटायर नेशंस आर वेल कनेक्टेड थ्रू वाटरवेज। लोगों को कभी कभी लगता है कि ये कैसे संभव है। ये संभव है जब सही योजना, सही कार्यक्रम सही समय पर लागू हो जाए, लोग इसके जरिए अपना भविष्य को निर्माण करने के लिए उनका पास शक्ति आ जाता है। राइट आपका विजन, मोदी जी का विजन बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है, उस तरफ एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे ना, तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, जर्मनी हो गए, उनके जितने भी रिवर्स है वो बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। जापान की भी अगर हम बात करें, टोक्यो के जितने भी कैनाल सिस्टम है, वहाँ से गुड्स बहुत अच्छे मात्रा में सर्कुलेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस वजह से हम देखते हैं कि जर्मनी से छोटी छोटी कंट्रीज का जीडीपी इतना हाई है, राइट। तो उनका जो क्या बोलते हैं कैनाल सिस्टम जो है, इनलैंड कैनाल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो इंडिया के पास भी गंगा नदी है, यमुना नदी है, यमुना नदी 7 स्टेट से होकर निकलती है। तो इंडिया में ये सारे जो रिवर्स है वो बहुत सारी जगहों पे तो ड्रेन्स का काम कर रहे हैं, नाला की तरह बह रहे हैं।
तो हम उन्हें क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे? क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उनको टैप करने के लिए? देखिए, अब जमुना में हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है। जमुना में अब हमारा रिवर क्रूज चलेगा और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट का साथ हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस काम को खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और दूसरी तरफ मथुरा में इलेक्ट्रिक कटामरान, इसके लिए हमने जेटी निर्माण किया है। तो अभी यमुना भी आप देखेंगे, यमुना में भी हमारे भेसल का गतिविधियाँ, हमारे जो भी रिलीजियस टूरिज्म के लिए जो भी लोग वहाँ जाते हैं मथुरा में, वृंदावन में, उनको भी मौका मिलेगा इलेक्ट्रिक कटामरान में सफ़र करने के लिए। यमुना का शक्ति को वो भी समझ पाएगा। यमुना ने इतना बड़ा शक्ति हमें दे रखे थे, लेकिन हमने उसको सही इस्तेमाल नहीं की थी। राइट। और उसी हिसाब से दिल्ली का पार में ही बसे हुए यमुना को हमने आधुनिक हमारे जेटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम चाहते हैं कि दिल्ली में जो भी पर्यटक आते हैं वो भी यमुना का दृश्य, खूबसूरत दृश्य, वो भी मजा ले। तो दिस इज हाउ वी आर डेवलपिंग। कहाँ 3 नदी से ऑपरेशनल लाइक काइंड ऑफ नेशनल वाटरवेज फ्रॉम 3 to 100 and just 11th, और 11 में से 29 ऑपरेशनल है अभी। 29। तो इससे आप ये जो सलांग, इतना बड़ा जंप, ये जंप तब लगा सकते हैं जब आपका पास वो आत्मविश्वास होता है, वो उम्मीद होता है, वो ताकत होता है। आप अब देखेंगे महाराष्ट्र में भी हो या केरल में भी हो, हर स्टेट में जो भी नेशनल वाटरवेज है, हर वाटरवेज फुली ऑपरेशनल अभी बन रहा है। अफ्रीका की आबादी 1.5 बिलियन है और अभी अफ्रीका एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है, अपने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। पोर्ट्स वहाँ पे बहुत बन रहे हैं और चाइना जैसे प्लेयर्स तो भाग चुके हैं वहाँ पे ऑलरेडी, और दुबई ने भी वहाँ पे $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दे दिया यूएई ने। सो सर, हमारा क्या विजन है इस चीज़ को लेने का? बिकॉज 10 साल के अंदर हमने कुछ एक्शन नहीं लिया तो अफ्रीकन कंट्रीज सारा चाइना और ये सारे देशों के साथ भाग जाएंगे 50-50 ईयर्स के लीज के लिए। तो हमारा क्या विजन है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए? देखिए, मैं तो कहूँगा कि अफ्रीका का साथ हमारा अच्छा रिश्ता है और तंजानिया की तरफ से हमें अनुरोध किया गया है कि वहाँ हम एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन खड़ा करें तंजानिया में, SEZ। तो इसका जिम्मेदारी JNPA जो है ना, हमारे पोर्ट, इस पोर्ट को दी गई है। तो ये भी हमारी तरफ से काम में हम लगे हुए हैं। तो दैट इज हाउ लाइक वी आर गोइंग टू डेवलप, एक्सपांड आवर नेटवर्क इवन इन अफ्रीकन सॉइल आल्सो। राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और फिर धीरे धीरे कोऑपरेशन चालू हो रहा है। राइट। क्योंकि दुनिया को कनेक्ट करने के लिए आपको महासागर क्रॉस करना ही होगा। दैट इज व्हाई either sea and ocean, you'll have to cross it to reach the targeted destination. तो यानी कि दुनिया में जितना भी देश है, ये देश कहीं ना कहीं सागर और महासागर का पास में बसे हुए हैं। तो to reach out those like nation, to create market, to develop supply chain, to develop the connectivity and networking, and also global coordination, cooperation, it is only possible through blue economy. तो इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 हम 80 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, 80 लाख करोड़ in the next 25 years to achieve the target. राइट। और उसी का नतीजा ये सारे जो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिटेरियन सी हो, अब देखिए आइस ब्रेकिंग शिप भी निर्माण करने के लिए भारत ने तय कर लिया है। सर, अभी 1 महीने पहले मैं एक आइस ब्रेकर पर ही जाके आया था, नॉर्थ पोल, रशियन आइस ब्रेकर। इसलिए अब किसी भी बिंदु पर भारत पीछे नहीं रहेगा, हर बिंदु में भारत को दिखाई देगा। अब देखिए, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जब भी खड़ा होती है, दुनिया में सरसा का बिंदु बनता है, ये बंद हो जाएगा, ये सर बंद, रोड बंद हो जाएगा।
लेकिन भारत ने हमेशा सोच में सबसे बेहतर शक्ति दिखाने का काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए आईएमएफ कॉरिडोर बन गया है ना, आईएनएसटी बन गया है, और ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई इट्स बिकम ऑपरेशनल। यानी कि दुनिया को जोड़ने के लिए हमारे पास हमेशा अल्टरनेटिव नेटवर्क है और रहेगा, क्योंकि भारत आप उसी स्तर पर पहुंच चुका है। पहले इन चीजों के लिए लोग कभी भी सोच नहीं सकते थे, होगा क्या, कर पाएगा क्या, दैट क्वेश्चन मार्क ऑलवेज देयर। बट नाउ कॉन्फिडेंस इज सो पावरफुल, यस, whatever situation come up, but India is always there to give alternative solution to the world. सर एक कंसर्न है मेरा बस, और बहुत सारे लोगों का भी कंसर्न होगा, वो ये है कि जैसे हम जब पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है। लाइक वर्ल्ड में 80% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना प्रोवाइड कर रहा है, चाहे मशीन्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, शिप इक्विपमेंट्स हो गए। सो अगर हम चाइनीज़ कंपनीज़ के इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, और चाइना के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन तो रहा नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि आगे कोई अगर ऐसा समय आता है जहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो चाइना उसको हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है? बिकॉज इट कैन ईजिली कंट्रोल अस और हैंड ट्विस्ट अस इन डायर टाइम्स। नहीं, हम लोगों ने तो आत्मनिर्भर भारत के लिए मन बनाया है। अब किसी पर हम डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगली हमारा यात्रा होंगे, इस यात्रा हमारा आत्मनिर्भरता के लिए। सो फॉर द टाइम बीइंग हम यूज करेंगे, फिर बाद में हम अपना भी इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता धीरे धीरे, आप डिफेंस सेक्टर में देखिए, आप एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है। आप देखिए, हमारे कभी भी लोगों ने सोचा ही नहीं था कि भारत भी इतना बड़ा वारशिप बना पाएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जो वारशिप बनाया, कितने बड़े वारशिप, दुनिया को मतलब सोकाने का मतलब काम किया है। माय गॉड, इंडिया कुड एबल टू अर्लियर द ट्रेडिशन वाज ओनली टू प्रोक्यूर शिप फ्रॉम अब्रॉड। अपना पास शक्ति नहीं, अब हमारे पास इंजीनियर भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास विल पावर भी है, हमारे पास स्किल भी है, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। दैट इज व्हाई वी कुड क्रिएट दैट स्ट्रीट। सर अभी इंडियन मैरीटाइम वीक आ रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का एक मैरीटाइम प्रोग्राम है। तो इसके आप एक इनिशिएटिव करता धरता है, और आपने एक विजन देखा है जिसके तरफ ये भी एक रोल प्ले करेगा, ये इंडियन मैरीटाइम वीक। तो क्या आप थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं क्या है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और ऐसे देखने में तो बिल्कुल लग रहा है कि ये इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। तो किस लेवल पर ये इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, और एक एवरेज इंसान, जैसे आपने बताया कि प्राइजेस कम हो जाएंगे अगर हम ट्रांसपोर्ट में पैसे बचाएंगे, तो उसके अलावा किस लेवल पे ये जो इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं ये एक एवरेज इंसान की लाइफ को अफेक्ट करेगा? ये बहुत बड़ा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है मैरीटाइम सेक्टर के लिए, और दुनिया के जितने बड़े बड़े प्लेयर इस वीक में शामिल होंगे। तो हमारे जो प्रिविलियन यहाँ रहेगा, इस प्रिविलियन में हमने अलग अलग वर्टिकल में क्या क्या प्रगति हासिल की है, सफलता प्राप्त की है, इसका भी नमूना पेश की जाएंगे। और जो भी इच्छुक है, कोई मतलब डिजाइन में है, कोई काइंड ऑफ इंजीनियरिंग में है, कोई इक्विपमेंट है, अलग अलग जो भी सप्लाई चेन में है, तो वो लोग भी एक्सपर्ट, मतलब इट्स ए गैदरिंग ऑफ द एक्सपर्ट पर्टिकुलरली एंड द सक्सेस स्टोरी क्रिएटर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट, तो अट्रैक्ट भी कर रहा है वो अट्रैक्ट भी। तो अब हिंदुस्तान में जो भी इकोसिस्टम बनी है, रिसाइकलिंग हो, एक स्क्रैप जहाज को कैसे रिसाइकल किया जाता है, उससे कैसे छोटा छोटा इंडस्ट्री बनता है, एमएसएमई सेक्टर है ना, छोटे छोटे, उस स्टील को कैसे इस्तेमाल की जाती है अलग अलग सामान बनाने के लिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत बड़ा एक मौका है, क्योंकि यहाँ आप यूथ के लिए हो या ट्रेडर्स के लिए हो, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए हो, शिप बिल्डिंग में हो, शिपयार्ड बनाने के लिए हो, या यहाँ कोई क्लस्टर बनाने के लिए हो, मतलब हर वर्टिकल में मौका ही मौका है।
ये सिर्फ विदेशी पार्टियों के लिए मौका है ऐसा नहीं है। देश की अलग अलग सेक्टर में जो भी है हमारे कैपेबल प्लेयर्स, उनके लिए भी मौका है। लेट देम कम एंड स्टडी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, हाउ दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल in building the national economy. We being the largest transporter of the country. You know that 95%, like 90% cargo by volume and 70% by value we handle. देश की 90% like cargo by volume and 70% by value our ministry handle. Do you know that? Right. यानी कि देश का अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा शक्ति देने का कामों में हमारा भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के दुनिया के अलग अलग बाजार से सामान लाना और हमारे देश में उत्पादित सामग्री को दुनिया के बाजार में पेश करना, ये हमारा मंत्रालय का बहुत बड़ा एक प्रमुख भूमिका है। तो इसलिए इस मंत्रालय को उसी हिसाब से सजाना ही होगा। मतलब यू विल हैव टू सेट अप द मिनिस्ट्री, द लाइक एंटायर ecosystem in such a way that tomorrow it can compete with the best of the best competitor in the world. So that is why I believe this is an opportunity for all the young entrepreneurs also. That is why you are like inviting the young cadet also and young like students studying in the maritime university, maritime like an training institution and IITs, IIM. All sector, because finance is there, technology is there, engineering is there. मतलब एक जहाज बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि 5000 अलग अलग पार्ट चाहिए। 5000 किसी जहाज में इतना नहीं चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट, इतनी बड़े लाइक काइंड ऑफ एक्सरसाइज, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड अबव ऑल द quality operation for sustainability. Right. Quality operation for sustainability. आपका इक्विपमेंट वो दम होना चाहिए, क्योंकि जहाज में आप खतरा का मोड़ नहीं ले सकते। Right. इतनी बड़ी जहाज, आपको मालूम है एक जहाज कितना मतलब सामान ले जा सकते हैं? आपने बोला है 100 ट्रक्स जितना। 100 ट्रक्स का नहीं, 26,000 ट्रक का क्या सामान एक ही जहाज में जा सकता है। वाओ। 24,000 कंटेनर इन ए सिंगल शिप। एक कंटेनर में 20 टन होता है लोडिंग। बड़ा कार्गो शिप एकदम। 430-40 इतना मीटर लैंथ का एक जहाज। 24,000 नंबर्स ऑफ कंटेनर इन ए सिंगल लाइक। और मे बी लाइक हाफ प्राइस में या उससे भी हाफ या 1/4 प्राइस में। निश्चित रूप से हम लोग इकोसिस्टम में मतलब इंटीग्रेटेड वे में हम काम करते हैं। देखिए रेलवे सामान लाते हैं, सपोजिंग यूपी का सामान बॉम्बे पोर्ट में लाया, बिहार का सामान वहाँ JNPA में लाया, है ना, वहीं से लूट करके हम दुनिया के अलग अलग बाजार में भेजते हैं। सो दिस इज हाउ रेलवे एंड ट्रक से भी कहीं मध्य प्रदेश से सामान लाया। तो ट्रक, रेलवे, दे ब्रिंग द कार्गो फ्रॉम द हिंटरलैंड टू द पोर्ट एंड फ्रॉम पोर्ट्स शिप कैरीज टू द ग्लोबल डेस्टिनेशन। और ये जो इंडियन मैरीटाइम वीक जैसे इनिशिएटिव्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, जिससे कि और इंजीनियर्स और ज्यादा पैदा होंगे, तो वो मिलिट्री में भी काम में आएंगे, नेवी में भी काम में आएंगे। यानी कि आप देखिए कानून व्यवस्था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कानून, उनकी जो भी कन्वेंशन है, हर कन्वेंशन को कंप्लाई करने के लिए भारत की सदन में जो बिल पारित हुए, जो कानून लाया गया है, अब एक कानून उसी हिसाब से लाया गया है कि इंडियन शिप को किसी भी देश में रुकने का कोई खतरा नहीं है। इट इज इंटरनेशनली कंप्लाइड है, यानी कि हमारा कानून व्यवस्था भी इंटरनेशनल है। समझ गए ना? सो हर लेवल पे क्लियर, हर लेवल पे मतलब लेजिस्लेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, स्किल ट्रांसफॉर्मेशन, whatever any kind of point in this sector, if you cite it out, then definitely India has a big role to play. You'll see India signing. Right.
और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो स्पॉटलाइट है ना वो हाईवेज और रोडवेज लेके जाते हैं, राइट? बट एटलीस्ट 10 टाइम्स से भी ज्यादा एक्सपांशन, स्केल एक्सपांशन का जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे है, वाटरवेज में है, राइट? मेजर प्लेयर्स जैसे चाइना की हमने बात की, 47% वो यूज कर रहे हैं, तो लाइक दे आर लेवरेजिंग इट। तो अभी जो विजन हम देख रहे हैं उस डायरेक्शन में एक्शन की जरूरत है, जैसे आपने बोला सर। सर एक क्वेश्चन है जो सारे इंडियंस को होगा कि जैसे हमने ये चीज़ देखी कि हम पहले बहुत आगे थे मरीन इकोसिस्टम में, अभी बीच के इंडिपेंडेंस के बाद हम काफ़ी डाउन चले गए, अभी वापस से हम एक बेहतर विजन देख रहे हैं। तो क्या क्या रियल लाइफ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो एज द मिनिस्टर, कि जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल रोड पे गुड्स रहे तो एक लॉबी होगी जो चाहती है कि रोड पे ही गुड्स रहे, वहाँ से कहीं और नहीं जाए। फिर बाद में एक पेट्रोल की लॉबी होगी जो चाहती है कि कि पेट्रोल वो हमें ज़्यादा यहाँ से मिलता है रोड ट्रांसपोर्ट से, तो हमारी ज़्यादा बिक्री होती है। तो क्या क्या रियल लाइफ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो यहाँ पे कार्गो शिप्स की संख्या को बढ़ाने के लिए, लोगों को यहाँ पे लाने के लिए कि भाई मरीन इकोसिस्टम फेवर करो? नहीं, अब वो डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, राइट, इसके वजह से अभी हमें हर मंत्रालय को इंटीग्रेटेड वे में काम करना पड़ता है। अच्छा, नो वन इज गोइंग टू वर्क इन साइलोस। वो जमाना गया, समझ गए ना आप? राइट, और सबके सामने है सब कुछ, सबके सामने, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। सबको एक साथ मिलकर देश के लिए काम करना होगा, देश की हिफाजत के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करना होगा। अब जब दिशा मिल जाता है ना, आप सपोजिंग यू आर फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री, ही इज फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री, इफ वी आर जॉइनिंग हैंड्स, तो हमारा कॉमन गोल होता है, राइट? तो दिस इज व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग इन द लास्ट 11 years। गति बढ़ जाती है, गति बढ़ जाता है। इसलिए तो इतना विकास हुई है। अगर हम अकेले अकेले क्या होता तो हम कहीं भी नहीं रहता। अब देखिए, पोर्ट में अभी एक पोर्ट को एक्टिवाइज करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, शक्ति देने के लिए हमको क्या क्या मंत्रालय का सपोर्ट चाहिए? मिनिस्ट्री फाइनेंस का चाहिए, मिनिस्ट्री होम का चाहिए, मिनिस्ट्री लाइक डिस्ट्रिक्ट सरफेस मिनिस्ट्री, लाइक मतलब रोड ट्रांसपोर्ट चाहिए, मिनिस्ट्री रेलवे चाहिए, हर मिनिस्ट्री के चाहिए ना, राइट? तो एक साथ मिनिस्ट्री एनवायरमेंट चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स भी, स्टेट गवर्नमेंट चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए। अब सबका सपोर्ट लेकर ही आप आगे बढ़ सकता है। तो ये एक मतलब माहौल देश में बन चुका है। इसलिए सबका साथ सबका विकास, दैट इज द प्रिंसिपल लाइन दैट कनेक्ट एवरीबॉडी एंड दैट जनरेट द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द कॉज एंड अकाउंटेबिलिटी एंड स्पीड। एग्जैक्टली राइट। सो सिस्टमैटिक पॉलिसी लेवल पर काफी चेंजेस आ रहे हैं, जिनका असर हमें नॉट नेसेसरीली 1-2 साल में दिखेगा, बट आने वाले जनरेशंस को उसका असर क्लियरली दिख कर आएगा। आपने ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया, राइट, एज अ यूथ लीडर, और आज आप एक यूनियन मिनिस्टर बने, आप आसाम के सीएम भी रहे, आपने काफ़ी अच्छा वहाँ पे योगदान दिया डेवलपमेंट में। सो आपकी स्टोरी क्या रही है? आपने कौन से वो हार्ड चैलेंजेस फेस किए? बिकॉज लाइक आप इतने लाइमलाइट के सामने हो, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो क्या थोड़ा सा बता सकते हैं कि कैसी रही आपकी जर्नी यहाँ से, मतलब अभी तक जिस पोजीशन पे आप हो? मैं जब विद्यार्थी होने के नाते सारा असम विद्यार्थी परिषद, तो आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। तो यू नो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का मूल मुद्दा था टू फाइट अगेंस्ट इलीगल माइग्रेंट स्टेइंग इन असम फॉर डिकेड्स टुगेदर, राइट। तो जिसके लिए हमारा लोकल लोगों के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत बड़ा खतरा बन गए। तो हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और असम समझौता भी हुई। तो बाद में मतलब कांग्रेस ने एक कानून लाया, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, IMDT, इलीगल माइग्रेंट बाय डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल, इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल 1983। 11 कानूनी थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। मैंने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। 6 साल का कानूनी लड़ाई लड़ा, बाद में जीत हासिल हुई। So this is a very interesting part of my life, and very interesting, and also I feel very happy that I could like at least
the people's expectations were there that law must go, like it should be repealed and it should not stay, because this is mainly for the interest of the illegal migrant. राइट राइट, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स वो सब भी आ जाता है. And onus of proof in that particular like act was on the soldier of the complainant, not on the अच्छा. suspect, हाँ which was totally contrary Right. to the provisions of our law. But anyway, तो उसकी बात पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए. तो पॉलिटिक्स में पहले मैंने रीजनल पॉलिटिक्स में थे, बाद में बीजेपी में आया. तो बीजेपी में आने के बाद तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मौका दी है अलग अलग पद में काम करने के लिए. और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला, अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला, तो सब लोगों ने ये किया, मतलब सहयोग किया मुझे और एनकरेज भी की है. बस अब आपका सर सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है पॉलिटिकल करियर में, जहाँ पे लाइक आपको ऐसा लगा कि आप एक सीलिंग पर पहुंच गए हो, अभी अभी ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, शायद मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँ, बट देन आपने पुश किया और फिर एक कुछ बड़ा अचीवमेंट आप करके निकले और आपको उस बात की खुशी है? नहीं, ऐसा मतलब जीवन में तो कभी देखिए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कभी हारना पड़ता है, कभी जीतना होता है. हाँ. मैं जीवन का पहला जो डेब्यूट मेरा इलेक्शन था, दैट वाज इन 1999. आई लॉस्ट द इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन. दैट वाज माय फर्स्ट इलेक्शन इन माय लाइफ. आई लॉस्ट इट. एंड लेटर ऑन 2001 में आई गॉट elected to the House of Assembly, Assam. Then I got elected to the House of People, Parliament in 2004. Then 2009 I lost again. Then 2011 I joined BJP. So this is how my political journey started, and now with the blessing of people of the country and also our leaders, now working under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister. Since 2014, I was, given the responsibility of running the kind of Office of Sports and Youth Affairs and Skill Development as an independent minister. Then 2016, I was asked to go back to Assam and taking the leadership of the state BJP, and also they have projected me as chief ministers. I got elected with their blessing, and then I have served the state for 5 years. Then again I was asked to come to the Union Cabinet, and Honorable Prime Minister is now, under his guidance, now I'm working. सर, अभी जैसे आपका जो रोल है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, बहुत ज़्यादा आपको पूरा एक समर्पण है, राइट? और यू आर अ फेयरली सक्सेसफुल पर्सन, तो वो समर्पण करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो वो क्या चीज़ है जो आपको ड्राइव करती है, और आपका सबसे बड़ा अब तक का ऐसा कौन सा सैक्रिफाइस है जो आपको लगता है, जो बहुत ही डीप सैक्रिफाइस है जो आपने किया है इस रोल के लिए? देखिए, सैक्रिफाइस तो त्याग, मैं कैसे कहूँ मैंने त्याग किया है, ये तो जनता कहेंगे. क्योंकि मैंने तो इतना ही कह सकता हूँ कि देश के लिए सेवा करने के लिए जो मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जीवन का बहुत बड़ा एक मौका है, बहुत बड़ा एक तोहफा है. क्योंकि देश सेवा से बड़ा सेवा हो ही नहीं सकता. भारत माता की अपने माँ को सेवा करना, है ना. जैसे मेरा जिस माँ ने मुझे जन्म दी है, पिताजी ने जो हमें बड़ा की है, माता पिताओं के चरणों में समर्पित भावनाओं से प्रणाम देते हुए हम अपने जीवन का बाकी काम शुरू करते हैं. तो भारत माता के लिए सेवा करने के लिए जो मौका मिला है, इससे बड़ा क्या हो सकता है. ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है, और मैं चाहूँगा कि हमेशा असम की धरती से मैं आया हूँ, और अहोमी आय जो हम हमेशा जिस माँ की गोद से बड़ा हुआ हूँ, है ना, अहोमी आय, तो
समय आई को सेवा करते हुए आज भारत माता के लिए जो देश सेवा करने के लिए मुझे मौका मिली है, तो ये तो सब प्रभु का वरदान है और जनता की हमेशा आशीर्वाद होती है। तो जनता के आशीर्वाद, जनता के सहयोग बिना हमारा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर हम यहाँ आपका साथ अभी बातचीत में हूँ, वो तो जनता ने दिया हुआ शक्ति के आधारित हूँ, नहीं तो मेरा परिचय क्या है। सर, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो इंडिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इंडिया में नेशनलिज्म को बढ़ाना चाहते हैं? सो आपका क्या मैसेज रहेगा? नहीं, नॉर्थ ईस्ट ने तो असम हो या बाकी प्रदेश, सब लोगों ने परमादरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत निष्ठापूर्वक काम कर रहा है और भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट को जितना मजबूती से सजाने का ज़रूरत है, वो सजाने का काम अब नॉर्थ ईस्ट के लोग बड़े निष्ठापूर्वक कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट, परमादरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि इससे लाइक अष्टलक्ष्मी देश का, अगर नॉर्थ ईस्ट का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। राइट सर, मेरे को बस ऐसा ही लगता है कि विजन तो बहुत अच्छा है, ब्राइट विजन है, हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को साथ देना चाहिए इस विजन में और ज़्यादा मतलब हर एक भारतीय अगर अपने लेवल पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ बढ़िया करूँ, काम देश के लिए काम करूँ, तो आई थिंक ये जो पूरा जो प्रोसेस है देश को विकसित बनाने का, तो वो मुझे लगता है वहाँ पे एनर्जी केंद्रित हो जाएगी एक दिशा में। निश्चित रूप से आपने सही बोला कि हर भारतीय को इस बिंदु पर जोर जाना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत कोई मामूली कार्यक्रम नहीं है, स्वाभिमान का है। अगर आत्मविश्वास कहाँ से उत्पत्ति होता है? आत्मशक्ति से उत्पत्ति होता है। तो इसलिए कोई मामूली ताकत नहीं है। एक बार अगर आपका आत्मविश्वास जाग उठा, अंदर से आपको आवाज देंगे, आप कर पाएंगे, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, पीछे मत हटिए, आगे जाइए। तो दिस इज द पावर एवरी इंडियन विल जनरेट विद इन देयर माइंडसेट एंड अकॉर्डिंगली दे विल एक्ट द वर्ल्ड ऑफ फील्ड ऑफ एक्शन। 140 करोड़ की जो जनता है, अगर वो एक बिंदु पे फोकस करने लग गई तो वो मतलब वो काम नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपका विजन जानकर और किस तरीके से काम हो रहा है ओवरऑल। सो डेफिनेटली हम भी अपना योगदान पूरा देंगे, जितना हो सके हमारे वीडियोस के माध्यम से, हमारे काम के माध्यम से इस विजन को साकार करने में। सर, जाने से पहले आपका कोई फाइनल मैसेज सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए? मैं इतना ही कहूँगा कि आप भी हमें सहयोग कीजिए। मैरीटाइम वीक देश के लिए है और देश के लिए विशेष रूप से युवा जो हमारे शक्ति है, इनके लिए सुनहरा मौका है। आप आइए और मुंबई में शामिल हो जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव जी।